तो कैसे हो यारों। भाई आज अपन आ गए हैं मोशन इन अ प्लेन पे। अच्छा अब मेरी बात सुनो। ऐसा है, अब आगे जो अपन फिज़िक्स पढ़ेंगे, ये चैप्टर, इसके आगे का एनएलएम चैप्टर, इनफैक्ट पूरी की पूरी फिज़िक्स के सारे चैप्टर्स, अब उनका एनसीईआरटी से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मतलब है, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन करो, बीच के एग्जाम्पल करो, एचसी वर्मा करो, कोचिंग की मॉड्यूल करो, क्वेश्चन वगैरह करो, ये मत करो। ठीक है। आप देखो ऐसा ऐसा बोलते हैं एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी करनी है, करनी तो पड़ेगी। अब उसको करने का तरीका मैं हूँ ना, मैं तुमको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। एक बार मेरे को बस हल्का आधे दिमाग से आधे मन से सुन लो, समझ लो, बस हो गई तुम्हारी एनसीईआरटी। मर के खुद को करने की इच्छा है तो करो, मैं क्यों मना करूँगा यार, करो, अच्छी बात है। नहीं तो कोई सेंस है नहीं, एनसीईआरटी फिजिक्स का तो कोई सेंस नहीं है, और मैथ्स की भी ऐसी है, उसका भी कोई सेंस नहीं है। बस अब मैं इसलिए तुम्हारे लिए पास बैठा हूँ यहाँ, एकदम इजी सी है, लाइन बाय लाइन अभी पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है भाई, तो ऐसा है, अब इस किताब के हिसाब से इंट्रोडक्शन। इन द लास्ट चैप्टर वी डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन that are needed to describe the motion of an object along a straight line. We found that the directional aspect of these quantities can be taken care by positive and negative signs as in one dimension only. Two object in two dimensions, a plane, or three dimensions space, we need to use vectors to describe the above mentioned physical quantities. Therefore, it is first necessary to learn the language of vectors. What is a vector? ठीक है, अब भाई एकदम बेसिक बात चल रही है। अब तुम्हारे जैसे अपने प्रोडक्ट्स होते थे ना, स्केलर और वेक्टर, मोस्ट प्रोबेबली तुमने कोचिंग में पढ़ी नहीं होंगे, मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, अब यहाँ तुम्हारी अलग दुनिया चालू है। कोई भी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटीज़ हमेशा दो तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है डायरेक्शनल, स्केलर क्वांटिटीज़ होती है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, बाकी दोनों में सेम चीज़ें होती है, बाकी सब कुछ सेम होता है, बस डायरेक्शन का इशू होता है। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं, व्हाट इज़ अ वेक्टर। वेक्टर क्या है? हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई वेक्टर। भाई वेक्टर होते हैं चूतिए, बिल्कुल अखंड चूतिए। जो तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट होते हैं उनमें कुछ नहीं, सीधा एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब चलता है। वेक्टर प्रोडक्ट है ना, इनको सारी चुतियागिरी करनी होती है। ये क्या करते हैं, अपना इनका क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है, डॉट प्रोडक्ट अलग होता है, इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तरीके अलग होते हैं। तुम इनको हेड टू हेड, टेल टू टेल, हेड टू टेल ऐसे जॉइन करना आना चाहिए तुमको। दुनिया भर की चीज़ें हैं, अभी सब सीखते हैं। ठीक है, तो इतना समझ लो, वेक्टर चुतिया होता है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर आर से अपन वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब अभी अपन पढ़ेंगे। वी शैल लर्न दिस टू एनेबल अस टू यूज वेक्टर्स फॉर डिफाइनिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। एक्सेलरेशन इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वी देन डिस्कस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन एज अ सिंपल केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, वी शैल डिस्कस मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। भाई मोशन इन अ प्लेन, प्लेन के मोशन जो होगा, जैसे कि है ना, उसमें कार स्लाइड कर रही है, रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह, ये सब अभी अपन पढ़ेंगे आगे। तो अब उसमें लगा रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, और ड्रिल करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। भाई ऐसी मोशन होती है थोड़ा पैराबोलिक पाथ में। तुम सेमी सर्कल समझ सकते हो, ये दिख रहा है ना तुमको जो मैं हाथ से बना रहा हूँ, सेमी सर्कल रेनबो जैसा। ठीक है, अब भाई आते हैं ट्रीट एंड डिटेल। सर्कुलर मोशन इज़ अ फेमिलियर केस ऑफ मोशन। सर्कुलर मोशन अपन ने पहले भी पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। ठीक है, अब स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, वी शैल डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सम डिटेल। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो तुमको अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे तुम्हारी कोचिंग वगैरह में। ठीक है, लेकिन इन भाई साहब ने क्या कर रखा है, एनसीईआरटी में है, भगचोदी मचा रखी है हद से ज़्यादा। इतनी भगचोदी कि इन्होंने सर्कुलर मोशन का आधा टुकड़ा तो 2 पन्नों में डाल रखा है इस मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में, 2 पन्ने डाल रखे हैं एनएलएम चैप्टर में, और शायद 1 पन्ना डाल रखा है प्रोजेक्टाइल चैप्टर में। आ रही है इनको शर्म? नहीं आ रही। ठीक है, तो अपने को पढ़ने पड़ेंगे उसको ढंग से, क्योंकि उसके क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं, फॉर्मूला बिल्कुल अलग है, तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बस ऐसा है कि फोर्सेस बैलेंस करना ये सब में सेम है, सब हर चीज़ जितना भी अब तुम पढ़ोगे सब में सेम है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इसके अगले टॉपिक, स्केलर और वेक्टर। भाई स्केलर और वेक्टर, इन फिजिक्स वी कैन क्लासीफाई क्वांटिटीज ए स्केलर या वेक्टर। बेसिकली द डिफरेंस इज दैट भाई वेक्टर में होता है डायरेक्शन और स्केलर में नहीं होता। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें हो समझ लेना वेक्टर है, और नॉन डायरेक्शनल और मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, तो वो समझ लेना स्केलर है।
ठीक है, इट इज स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाय सिंगल नंबर along with the proper unit. Examples are the distance between 2 points, mass of an object, temperature of body, time at which certain event happened. Rules for combining scalars are ordinary algebra, जैसा तुमको बताया था, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बिल्कुल नॉर्मल. ये इन्होंने लिखा ही है, एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड. ठीक है, अब यहाँ बोलेंगे ब्रैकेट और ऑफ का है. अभी छप्पड़ पड़ेगा एक खींच के. बोर्ड मस्त चल रहा है, बिल्कुल ही बोर्ड मस्त नहीं चल रहा है यहाँ. ठीक है भाई, अब अपन आ जाते हैं इस पे. हल्का सा कैमरा ऊपर कर देते हैं. ठीक है, अब अगला पन्ना. जस्ट एज द ऑर्डिनरी नंबर्स. तारा. तारा क्यों बना है इस पे, नीचे देखते हैं. इन इतने बड़े बेटी चोद हैं, इतने बड़े बेटी चोद हैं, तारे बना के नीचे इसके मतलब बता रखे हैं. मतलब वही है जो तुमको पता है, बस चुतियागिरी कर रखी है. तो जैसा कि नीचे इन्होंने बता रखा है, addition and subtraction of scalar makes sense only for quantities with the same units. भाई सेम यूनिट को जोड़ो तोड़ोगे तभी बात है, नहीं तो बात नहीं है. भाई मल्टीप्लाई तो तुम किसी को भी कर सकते हो, डिवाइड किसी को भी कर सकते हो, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट उन्हीं को कर सकते हो जिनकी यूनिट सेम हो. इस चीज़ को बोलते हैं अपन डायमेंशनल एनालिसिस. एनालिसिस यार, तुम स्पेलिंग तुम घटिया आदमी हो यार तुम सब. ठीक है भाई. अब हाउएवर यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड स्केलर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. ठीक है, यही मैं बता रहा था तुमको कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. ठीक है, अब तारे के आगे बढ़ते हैं थोड़े से. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 1 मीटर और आधा मीटर रिस्पेक्टिवली. कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल. अरे रिस्पेक्टिवली मतलब कि भाई लेंथ है एक, जो कि पहले बात करी थी लेंथ की, तो इसका मतलब एक. तुम अभी मैं रिस्पेक्ट बोलूँगा, रिस्पेक्ट बोल लोगे, फिर नीचे कमेंट में लिखोगे भाई रिस्पेक्टिवली मतलब ये नहीं होता, तो मैं ही बता देता हूँ तुमको. तो इतने हरामी बच्चे हो तुम भाई, क्या बताऊँ मैं. ठीक है, देन इट्स पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स, 1 प्लस आधा प्लस 1 प्लस आधा. ठीक है, अगर तुम्हारी टीचर ने तुमको पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी नहीं सिखाया, तुम्हारी टीचर बेटी चौद है. और ऐसे सिखाया ना तो वो और बड़ी बेटी चौद है. ठीक है भाई, 3 मीटर. अब द लेंथ ऑफ ईच साइड इज अ स्केलर एंड द पेरीमीटर इज ऑल्सो स्केलर. ठीक है, टेक अनदर एग्जाम्पल. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे 35 और 24. ठीक है, ये तो अपना राजस्थान लग रहा है. ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर्स इज 11. ठीक है, इफ़ अ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब. कोई सेंस बना इस बात का, ये क्या सब्ट्रैक्शन का है इन्होंने. ये बता रहे हैं कि सेम यूनिट है तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करके मिला क्या. फिर ये बोलते हैं गाली क्यों देते हो, गाली देना गंदी बात होती है. सिमिलरली, इफ़ अ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ मास ऑफ 2.7 किलोग्राम. ठीक है, देन द वॉल्यूम इज़ 10 की पावर -3 मीटर क्यूब. बिल्कुल सही, स्केलर है. और डेंसिटी है ये, स्केलर है. ठीक है, बस ये बताना चाह रहे हैं तुमको स्केलर. अब वेक्टर पे आ गए. अब वेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ये लंबा चलेगा. वेक्टर जो तुमको ट्यूशन कोचिंग वगैरह में ये सब अलग से एक पूरा चैप्टर पढ़ाता है ना, मैथमेटिकल टूल्स करके, इसमें तुमको वेक्टर पूरा यहीं घुसेड़ देंगे. और बाकी जितने वेक्टर जिस चैप्टर में यूज़ हो रहे होंगे ना, वो उस चैप्टर के पहले ही बता देंगे. वो समझ रहे हो ना, ऐसे करते हैं ये लोग इस एनसीईआरटी में. तो वेक्टर पे आते हुए, vector quantity is a quantity that has both a magnitude and direction and obeys the triangle law of addition. वही ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है. हेड टू हेड से मतलब हेड टू टेल जोड़नी होती है अपने को वेक्टर को. अभी अभी बात करेंगे भाई. ठीक है, अब भाई ऐसा है. और इक्विवेलेंट टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, उसकी भी अभी बात करेंगे. So a vector is specified by giving its magnitude by a number and its direction. तो जो वेक्टर है उसको अपन मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बाय नंबर एंड इट्स डायरेक्शन. ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं. इतनी 1000 बार एक ही चीज़ घुमा फिरा के लिख रखी है, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल. वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय अ नंबर एंड इट्स डायरेक्शन. सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स आर डिस्प्लेसमेंट,
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन ए और फोर्स एफ, ये सब के सब ना वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। आगे भी तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह पढ़ोगे ना, ये भी सब वेक्टर क्वांटिटीज़ ही होती हैं। भाई अब ऐसा है कि टू रिप्रेजेंट अ फोर्स वी यूज़ अ बोल्ड फेस। जैसे कि ये सब जो टेक्स्ट है ना, ये नॉर्मल में लिखा हुआ है, और ये जो है ना हाईलाइटेड, जो जिसको तुम देख रहे हो थोड़ा सा डार्क हुआ है, इसको बोलते हैं बोल्ड। ठीक है, तो हमने ऊपर कभी कंप्यूटर्स और मोबाइल में अपने लिखा रहता है ना, बोल्ड एंड कैपिटल और अंडरलाइंड, ये दो चीज़ें साथ में लिखी होती हैं, ये वो है। ठीक है, अब दस वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल वी, और सिंस बोल्ड फेस डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस। अब अपन भाई कॉपी में स्कूल में आंसर की लिख रहे होंगे, तो अपन कंप्यूटर पे तो लिखते नहीं है कि उसको बोल्ड करते हैं बैठ के, ये तो चुतियागिरी की बात हो गई ना। तो वो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक डंडी खींच देते हैं। ठीक है, वो अभी बात करते हैं उस पर। तो सिंस बोल्ड फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड ओवर अ लेटर से, ये वी के ऊपर ये डंडी खींची हुई दिख रही है। नहीं, वैसे दिख नहीं रही होगी तुम में से किसी को, क्योंकि दिख तो मेरे को भी नहीं रही है। वो इतनी गंदी किताबें छापते हैं। नहीं, तुम्हारी किताबें सस्ती है, मैंने माना, बाकी सब किताबें महंगी बनाता है, तुम्हारी सस्ती है। तो तुम महंगी कर दो ना, किसको चाहिए सस्ती? तुम छापो तो ढंग से। मैं एनसीईआरटी किताब खोलो, नहीं खरीद के लाया, अगले दिन उसके पन्ने निकलने लग गए। मैंने बोला ये क्या है? तुम्हारे ऊपर माइंडिंग करानी पड़ेगी, कवर चढ़वाना पड़ेगा, ऊपर से जब खर्चा करना ही है तो खुद ही थोड़ा खर्चा कर दो, लेकिन नहीं। ठीक है, तो 10 बोथ वी एंड वी के ऊपर एरो वेक्टर ही है, इज़ ऑफन कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इंडिकेटेड बाय मॉड वी, और जो कि बाहर निकल के हो गई वी। ठीक है, क्योंकि मॉड के बाहर तो पॉजिटिव फंक्शन ही आएगा। दस अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस, जैसे कि ए पी पी क्यू आर, जो भी लड़ा लसन। ठीक है, रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स डोनेटेड बाय लाइट फेस। ठीक है, और ये आ गए भाई, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर। अब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर आए हैं, तो डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो दो डायरेक्शन में होगा, तीन में तो नहीं है क्योंकि 3D नहीं है, लेकिन दो डायरेक्शन में तो होगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो वी नीड टू चूज़ अ कन्वीनियंट पॉइंट से ओरिजिन ओ यानी 0,0, और पी एंड पी डैश बी द पोजिशंस। भाई ये ना इस डायग्राम की बात कर रहे हैं कि पी और पी डैश जो है इसकी पोजिशंस हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट टी एंड टी डैश बी द टाइम रिस्पेक्टिवली, इसका टी इसका टी डैश, और वी जॉइन ओ टू पी बाय स्ट्रेट लाइन, ये ओ से पी अपन ने जोड़ा। ठीक है, देन ओ पी इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। ठीक है, इस टाइम टी पे ये तो है इसका पोजिशन वेक्टर, और एन एरो इज मार्क्ड एट द हेड ऑफ दिस लाइन, ये है टेल से हेड तक, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर। ओ पी जो है आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब पी डैश रिप्रेजेंट बाय अनदर पोजीशन ओ पी डैश, ये ओ पी डैश को भी जोड़ दिया। अब ये पी से पी डैश है ना, ये है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अभी बता रहे होंगे, रिस्पेक्टेड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच पी लाइज as seen from O. If the object moves from P to P, the vector P dash with tail P and tip P, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसकी मैंने अभी जिक्र की थी। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग टू द मोशन फ्रॉम P एट टाइम T टू P एट टाइम T डैश। ठीक है, P डैश और टाइम T डैश। ठीक है, तो अब ये फिगर से बताना चाह रहे हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू इसका बता रहे हैं ये, एंड डिफरेंट कोर्सेज ऑफ मोशन। अभी कोर्स ऑफ मोशन भाई इन्होंने ऐसे जोड़ के ऐसे बता रखे हैं। सिंपल सी चीज़ है, वैसे भी तुम जब खुद क्वेश्चन वगैरह करोगे तो ही तुमको समझ में आएगी, और कोचिंग में तो तुम पढ़ के आए हो, तुम तो होशियार हो, बस सोते सोते देख रहे हो ना ये। कोई इसी को बेस मान के एनसीईआरटी पढ़ रहा हो। अगर तुम भाई पहली बार एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हो ना, मेरे साथ ही कोचिंग वगैरह नहीं जाते तुम, तो अपने साथ एनसीईआरटी लेके बैठो, और एनसीईआरटी साथ साथ भाई खोल के पढ़ो, तभी अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट displacement vector is the straight line joining the initial and final positions and does not depend on the actual path undertaken by the object
ठीक है, असली पाथ जो है ना वो नहीं बताता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन बताता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो तुम जानते ही हो, डिस्टेंस तो होता नहीं है, वो घुमा फिरा के भी लाओगे तो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल फिगर 4.1 बी इन्होंने दे रखा है, अपने पहले ही बात कर ली उसकी, ये पी क्यू पी ए बी सी क्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ईदर लेस और इक्वल टू, भाई जो भी है, तुमने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, अब तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हुई, तुम होशियार हो, तो डिस्टेंस जो होगी या तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी, ठीक है, या फिर हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगी, कभी भी कम नहीं होगी, हो ही नहीं सकती वो। ठीक है, वो बताना चाह रहे हैं। दिस फैक्ट वॉज एम्फेसाइज्ड इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो व्हाइल डिस्कसिंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसके पहले जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो भी उसका नाम है, ठीक है, उसमें अपन ने इसकी बात करी ली थी। अब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर ए और बी इक्वल तभी होंगे अगर इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, बेसिकली पैरेलल हो गए एक तरह से, तब तो वो सेम वेक्टर है। तो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तारा तारा दो तारा नीचे कह रहा है कि इन आर स्टडी वेक्टर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशंस। ओके, सो डिस्प्लेसिंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ लीव्स, अब वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स, हाउएवर इन सम फिजिकल एप्लीकेशन लोकेशन और लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इज इंपॉर्टेंट, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ठीक है, इसको जो मैंने बोला ना, इसको भूल जाओ, गलती से भी याद मत करना इसको, बकचोदी कर रहे हैं मादर चोद साले। एनसीईआरटी वाले भी ने बड़े चूतिए हैं। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं, अब ये पैरेलल वेक्टर और ये बता रखा है इन्होंने, ये जो डायग्राम है, ये तो तुमको बता रहा है दो इक्वल वेक्टर ए और बी हैं, और जो बी है वो बता रहा है कि ए डैश और बी डैश दो वेक्टर हैं जो दोनों ही ना सेम लेंथ के हैं और ये अनइक्वल हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, ठीक है, अब ए इज इक्वल टू बी इन्होंने बता रखा है, और नोट दैट फिगर 4.2 में ए डैश और बी डैश हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेकिन अलग डायरेक्शन है, वो तुमको दिख ही रहा है। दे आर इक्वल बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, इवन बी डैश पैरेलल टू इटसेल्फ, सो दैट टेल क्यू, ये ठीक है, ये ओ और ये क्यू कोइंसाइड्स विद द टेल ओ डैश ऑफ ए डैश। ये ए डैश वेक्टर के दो टुकड़े हैं, ओ डैश से पी डैश जो वेक्टर है उसको इन्होंने नाम दे रखा है ए डैश, जैसे अपने आर पढ़ा था ना आगे। ठीक है, टेल क्यू डैश कोइंसाइड विद टेल द टिप एस डैश ऑफ पी डैश, ये डजंट कोइंसाइड विद द टिप ऑफ पी डैश, इससे कोइंसाइड हो रही है क्या? ये भाई कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं, बस ये बताना चाह रहे हैं। ये है अनइक्वल वेक्टर, दिख भी रहे हैं यार, वो दिख ही रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वैसा का वैसा ही प्रोडक्ट बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विथ ए विथ अ पॉजिटिव नंबर लैम्डा गिव्स वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड बाय फैक्टर लैम्डा, बस उसका वेक्टर लैम्डा फैक्टर से चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बस जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है ना वैसे ही, बट द डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ ए, अनचेंज डायरेक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन में लैम्डा ए, तो लैम्डा बाहर ए मॉड में रहेगा, और जो लैम्डा है वो इसमें बता रखा है 0 से बड़ा ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई 2 रिजल्टेंट इज 2a। ठीक है, सेम डायरेक्शन ए मैग्नीट्यूड ट्वाइस एज शोन इन फिगर 4.3, ये दिखा रखा है, ये 2a। ठीक है, अब इसकी बात अगर करें तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय नेगेटिव नंबर लैम्डा गिव्स लैम्डा ए हुज डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए हुज मैग्नीट्यूड इज माइनस लैम्डा टाइम्स ए। ठीक है, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, फीट हर्ष बेनीवाल। ठीक है, नहीं अब इस पर आ जाता है जी, अगर अपने नेगेटिव में उसको मल्टीप्लाई किया तो वो उल्टे डायरेक्शन जाएगा। इसमें नेगेटिव मतलब होता है, तुम समझ लो कि उल्टा डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सेस जो होती है, और पॉजिटिव मतलब सीधा डायरेक्शन, अपन राइट को सीधा कह दो एक तरह से इसमें। ठीक है ना भाई, अब ये इसमें कह रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग अ गिवन वेक्टर बाय नेगेटिव से -1 और -1.5 यानी 1.5 3/2 गिव्स वेक्टर्स एज शोन इन फिगर, ये तो आया 1.5
उल्टी डायरेक्शन में, ये एक उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में मतलब ये नेगेटिव है, उन्होंने नेगेटिव लिख भी रखा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव सीधा है बस। भाई अब आ जाओ फैक्टर लेमडा बाय विच अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड कुड बी स्केलर हैविंग इट्स ओन फिजिकल डायमेंशन, देन द डायमेंशन ऑफ लेमडा ए इज द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेमडा एंड ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, कोई भी एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वेक्टर लिया है जो कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई किया, वी गेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ना, बस ये वही है। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है ना, वो स्केलर है, ये वेक्टर है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब ये है असली गेम। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो क्या है, सिंपल सी चीज़ है, बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन है बकचोदी, चूतियागिरी, लौड़ा लहसनपना, जो बोलना है तुमको बोल लो, लेकिन ये है और करना पड़ेगा ही, क्योंकि इस पे आएंगे तुम्हारे बढ़िया वाले क्वेश्चन। भाई पता है क्या होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में ना एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा और तुमको वहाँ छोटी सी जगह में दिख रहा होगा, बस तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। वो तुमको बहुत बड़ी सी इक्वेशन लिख के दे देंगे और बोलेंगे कि ना ये एप्लीकेबल है कि नहीं है बताओ, या फिर इसकी यूनिट्स क्या है, और तुम वहाँ एक सेकंड में देख के बता सकते हो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम टू सेम यूनिट से एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब वो एप्लीकेबल है, और नहीं हो रहा तो नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। भाई अब आ जाते हैं एज मेंशन इन सेक्शन 4.2, इसके जस्ट पहले वाला ये सेक्शन, कि ओबे द ट्राइंगल लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और पैरेललोग्राम मैंने तुमको बोला था बाद में बात करेंगे। ठीक है, वी शैल नाउ डिस्क्राइब दिस लॉ ऑफ एडिशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड बता रहे हैं इसका। ठीक है, कंसिडर ए और बी दो वेक्टर प्लेन में जैसे दिखाए हैं ये। ठीक है, इन्होंने इनका क्या किया, ए प्लस बी करना है, तो ये क्या करेंगे, दोनों को आपस में हेड टू टेल जोड़ देंगे और उसके बाद इन दोनों को जोड़ के जो वेक्टर बनेगा ना, उसको बोलते हैं वेक्टर ए प्लस बी। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, और ये सब होता है अंडर रूट में। ठीक है, अब भी मैं सब बता रहा हूँ, वैसे हो सकता है तुम पहले पढ़ चुके हो सब कुछ, हो सकता है रेक्टिलिनियर में भी पढ़ चुके हो। Then we join the tail A of B. This line OQ represent a vector R. This is the sum of vectors A and B. Since A और B के सम को R बोल रहे हैं बेसिकली, उस वेक्टर ये जो है ना इसको R बोल रहे हैं। ठीक है, since in this procedure of vector addition vectors are arranged head to tail. दिस ग्राफिकल मेथड इज़ कॉल्ड द हेड टू टेल मेथड। अभी तुमको मैंने मुँह से बोल के बता दिया था, तो इतना याद करने की बात क्या है इसमें। टेल भाई वो होती है जो नीचे वाला कोना होता है ना, और हेड वो होता है जो एरो लगा होता है ना जिसपे वो दो कोने हैं, उसको एरो, उसको हेड बोलते हैं, और नीचे को टेल बोलते हैं। ठीक है ना भाई, अरेंज्ड हेड टू टेल। अब हेड टू टेल इनको अरेंज किया है, ग्राफिकल मेथड इज़ कॉल्ड हेड टू टेल मेथड रिजल्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इसी को इसलिए बोलते हैं ट्राइंगल मेथड, क्योंकि ट्राइंगल जैसा बन गया था इसमें रिजल्टेंट लगा के। अब आ जाते हैं रिजल्टेंट ए प्लस बी द सेम वेक्टर। दिस लॉ इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ याद है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सेट्स में भी पढ़ा था अभी तुमने। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ पढ़े थे ना भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑल्सो ओबेज द एसोसिएटिव लॉ। अब भी मैंने बोला और आ गया। ठीक है, the result of adding vectors a and b first then adding vectors c is the same as the result of adding b and c first then and। ठीक है, बिल्कुल भाई ये एसोसिएटिव लॉ है। a प्लस बी द होल को ऐड करके तुम वापस c में ऐड करोगे तो वो a और b प्लस c के सम के बराबर ही होगा बिल्कुल। ठीक है, अब भाई ऐसा है कि what is the result of adding two equal and opposite vectors कंसिडरिंग टू वेक्टर्स ए एंड नेगेटिव ए, यानी दोनों उल्टे पुल्टे डायरेक्शन में है। देयर सम इज सिंस द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर द सेम बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट एंड द रिजल्टेंट हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड। इसको बनाएंगे अपन जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को प्यार से बोलते हैं नल वेक्टर। जैसे फाई होता था ना तुम्हारा सेट्स में, वैसे ही इसमें इसका फाई है। ए माइनस ए ज़ीरो होता है, ज़ीरो का मॉड ज़ीरो होता है। कैसी बातें बता रहे हैं, शर्म नहीं आ रही इनको। ये टाइप करके इन्होंने, तुम्हें नहीं लगता पन्ने बर्बाद किए हैं। फिर किताब के आगे बड़ा बड़ा लिख देंगे सेव ट्रीज, सेव पेपर, सेव लोड़ा, सेव लहसन। ठीक है,
द नल वेक्टर ऑल्सो रिजल्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर ए बाय द नंबर 0. द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ 0 वेक्टर आर ए प्लस 0 देता है ए, लेमडा 0 देता है 0, 0 इंटू ए देता है 0. ये मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, ये 11वीं के बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं. चलो बच्चों सब मिलके तालियां बजाओ. शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल. इतने बड़े गांडू हैं, इतने बड़े गांडू हैं एनसीईआरटी वाले, क्या बताऊं मैं. और रंग कहाँ है किताब में? ये नीला काला देख के दिमाग खराब हो गया. मेरे को रंग चाहिए किताब में. नहीं, बच्चे को कलर ब्लाइंड बनाओगे बिल्कुल. नहीं, बच्चा घर के बाहर जा रहा है, उसको पेड़ नीले दिख रहे हैं, अच्छा लगेगा तुमको? भाई अब आ जाते हैं, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर. नहीं, फिजिकल हर चीज़ में बस फिजिकल होना है इनको. कंसिडर द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इन अ प्लेन एज शोन इन फिगर 4.1 ए. यानी ये फिगर नीचे जो दिख रहा है भाई 4.1 तो आगे है, ये 4.5 है. ठीक है, आगे वाला अपना फिगर भाई ये भाई कहाँ है 4.1, इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, ये है 4.1. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, नाउ सपोज दैट द ऑब्जेक्ट पी एट टाइम टी मूव्स फ्रॉम पी डैश. ठीक है, तो वो एरो जो ऊपर का ये दिखा रहे थे ना, उसकी बात कर रहे हैं. कम्स बैक टू टी, देन व्हाट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो जीरो होगा सिंस द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड द डिस्प्लेसमेंट इज अ नल वेक्टर. नल मतलब जीरो, वही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जैसा एडिशन वैसा सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अब कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. वी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए एन माइनस बी, ये लोड़ा ये लसन, पैरेललोग्राम मेथड से इनको फाइंड करेंगे ऐसे ऐसे. अभी ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन. और नीचे वाला जो है वो ट्राइंगल वाला कर रहे हैं. इधर भी नेगेटिव भी दिखा रखा है, खैर. ठीक है, कॉमन ओरिजिन ओ ए पैरेलल बी से दूसरी लाइन जोड़ी, ओ क्यू एस पी पैरेललोग्राम खींच दिया, आर है लोड़ा है लसन है. ठीक है, ठीक है भाई, ये कर रखा है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. तुमको ऐसे वेक्टर मिलेंगे, तुमको उसका एकदम बीच में रिजल्टेंट निकाल के दोनों को ऊपर नीचे जोड़ के पैरेललोग्राम बनाना है. ठीक है, और उसके बाद ए और बी या ए माइनस बी जो भी तुम्हारा वेक्टर है वो निकालना है. ठीक है, अब ये रेन प्रॉब्लम वगैरह ये सब तुम करोगे, ये एग्जाम्पल तो इलस्ट्रेशन तो अपन करेंगे नहीं है, कोई मतलब नहीं है. ठीक है, रेन प्रॉब्लम्स में हमेशा यही होता है कि तुमको अम्ब्रेला टेढ़ा पकड़ना है या तुमको सीधा चलना है. या तो तुम्हारी वेलोसिटी होगी या रेन की होगी या फिर दोनों की होगी. ठीक है ना, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और एंगल फाइंड करना होगा. इन तीनों में से कोई एक चीज़ फाइंड करनी होती है हमेशा. ठीक है, अब आ जाते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? ये रिजोल्यूशन क्या ये वो न्यू ईयर वाली बकचोदी है जो हर साल लाखों बच्चे करते हैं और 2 जनवरी को तोड़ देते हैं? नहीं, ये वो नहीं है. लेट ए एंड बी any two non-zero vectors in a plane with different directions and let a be another vector in the same plane. A can be expressed as sum of two vectors and one obtained by multiplying a by a real number and the other obtained by multiplying b by another real number. To see this, let O and P be the tail and head of the vector A. Then through O draw a straight line parallel to A. ठीक है, बिल्कुल भाई पैरेललोग्राम तुमको ना वेक्टर एडिशन सिखा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं. ठीक है, एंड थ्रू पी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी लेट देम इंटरसेक्ट एट क्यू, ए इज इक्वल टू ओ पी, ओ क्यू प्लस क्यू पी. इसकी बात कर रहे हैं ऊपर वाले डायग्राम की. ठीक है, ओ क्यू है लेमडा ए, ओ पी है म्यू बी. लेमडा और म्यू जो हैं वो रियल नंबर हैं, पता ही था मेरे को. ये कर दिया इन्होंने, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ इसको ले जाके जोड़ देंगे और एक रिजल्टेंट खींच देंगे. ठीक है भाई, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स यानी उनके पॉइंट नहीं मिले हुए, उसके पॉइंट एक लीनियरिटी में नहीं है. लीनियर मतलब सीधी लाइन होती है. ठीक है, रिजॉल्विंग अ वेक्टर बाय ए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स वी कैन से ए हैज़ बीन रिजॉल्व्ड इनटू दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट लेमडा ए और म्यू बी. ठीक है, यूज दिस मेथड वन कैन रिजॉल्व. इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए एक आदमी रिजॉल्व कर सकता है गिवन वेक्टर इनटू दो कंपोनेंट अलोंग अ सेट ऑफ दो वेक्टर.
एक वेक्टर को अपन दो कंपोनेंट में निकाल सकते हैं, क्या नई बात है इसमें? यानी कि जैसे तुमको ये 37 डिग्री पे दिया हुआ है तो साइन 37 कॉस 37 करते हो ना भाई, कितना हज़ारों कर लिया होगा अभी तो, और नहीं किया तो समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तुमको अगले एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जनरल वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजिंग वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इट्स पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता और यूनिट भी कुछ नहीं होती। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए चाहिए। और यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई और जेड एक्सेस जो होते हैं फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उनको रिप्रेजेंट करते हैं भाई। वाई एक्सेस जो होती है उसको तो करते हैं जे से, जे कैप बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, क्योंकि उसके ऊपर ये टोपी लगी हुई है ना, जो तुमने फ्रेंच वगैरह अगर तुम्हारे पास लैंग्वेज थी तो उसमें देखी होगी। आई कैप, जे कैप और के कैप। के कैप रिफर्स टू जेड एक्सिस, जे कैप रिफर्स टू वाई एक्सिस, आई कैप रिफर्स टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब तुम में से कई अभी गालियाँ बक रहे होंगे इन लोगों को, एक्स वाई जेड ही नाम रखते थे। अच्छी बात है, बकनी चाहिए बिल्कुल। अरे एक्स वाई जेड ही नाम रख देते हैं, क्या है ये आई जे के क्यों नए शब्द ले आए? पहले तो बच्चे 3 अल्फ़ाबेट याद करें, उसके बाद 3 और याद करें। वैसे ही पीसीएम याद करने के लिए कम दे रखी है उनको, जो तुम 26 में से 6 अल्फ़ाबेट याद करा रहे हो उनको। नहीं, आधे बच्चे तो अल्फ़ाबेट भूल गए होंगे अभी, क्योंकि भाई हम अगर 11th में आए तो 10th और 9th तो भूल ही जाएंगे। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं? कहते ही हरामी हो रहे हो तुम भी। ठीक है, दीज यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दिस टेक्स्ट, दे आर प्रिंटेड इन बोल्ड फेस विथ अ कैप। इन्होंने भी कैप भी बोल रखा है तो ठीक है। डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर वेक्टर्स सिंस वी आर डीलिंग विथ मोशन इन दो डायमेंशन इन दिस चैप्टर, तो वी रिक्वायर ओनली दो यूनिट वेक्टर। अब अपन इसमें क्या, दो एक प्लेन में पढ़ रहे हैं तो एक प्लेन में तो भाई दो ही होंगे, या तो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, या एक्स या जेड या वाई या जेड। ठीक है, तो भाई ऐसा है, अगर ऐसा है तो अपन दो ही वेक्टर की बात करेंगे ना, तो अपन दो की डील करेंगे उसकी, वो बताना चाह रहे हैं। प्लेन इसीलिए नाम दे रखा है इस चैप्टर को। तो भाई ऐसा है, से n बाय अ स्केलर, भाई इसको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं ये लेमडा n से। इन जनरल वेक्टर a को अपन लिख सकते हैं a इज इक्वल टू मॉड n, और वेर n इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग a डायरेक्शन। ठीक है, वी कैन नाउ रिजॉल्व अ वेक्टर a इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट a sin थीटा a cos थीटा दैट लाई अलोंग यूनिट वेक्टर्स i एंड j, यानी x और y एक्सिस की बात कर रहे हैं। कंसिडर अ वेक्टर a दैट लाइज इन एक्स वाई प्लेन शोन इन फिगर लॉर्ड एंड लसन। भाई नीचे वाले 3 फिगर दिख रहे हैं तुमको, ये किताब लेके बैठा नहीं होगा दिखेंगे कहाँ से, मैं दिखा दूँगा, अब दिख रहे होंगे। ठीक है, तो भाई ऐसा है, इस फिगर में ये कह रहे हैं कि कंसिडर अ वेक्टर a जो कि एक्स वाई प्लेन में है ये। ठीक है, तो इसका अपन ने क्या किया, परपेंडिकुलर में दो कोऑर्डिनेट खींच दिए, ये a1 ये a2, इसको नाम दिया ए एक्स, मतलब एक्स इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस में है। बेसिकली तुम इसको ए आई कैप बोल सकते हो, ये जो है ए जे कैप है। अब a1 प्लस a2 जो है वो a वेक्टर है। अब ये तुम ये मत समझना कि एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन है। ठीक है, सिंस a1 इज पैरेलल टू आई कैप और जो a2 है वो जे कैप के, तो भाई ऐसा सीन है कि a1 जो है वो एक ए एक्स आई, a2 जो है ए वाई, और इन दोनों का सम ये है, ऐसे कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये होता है वेक्टर सम। अब भाई बात कुछ ऐसी है कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर 4.9, ये ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, अभी मैं इतनी देर से बोले जा रहा था, अब जाके लिखा है इन कुत्तों ने। ठीक है, अब ये ए कॉस थीटा ए साइन थीटा जो है ये होते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये होते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। अब पहली चीज, its magnitude a and direction theta makes it with x-axis और its component ax and ay, a and theta ax obtained, ये लौड़ा लसन लसन लौड़ा, ये डेरिवेट कर रहे हैं, ये डेरिवेट कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं। tan थीटा एंगल निकाला, क्या कर रहे हैं, डेरिवेट क्यों नहीं कर रहे अभी तक? क्यूब बना रखा है, 3 डायरेक्शन बता रखे हैं। इसका भी पता है एक ना, क्यूब के जो अंदर का ये वेक्टर, ये जो होता है ना, ये डायगनल, इसको बोलते हैं बॉडी डायगनल। जैसे अपना वैसे डायगनल जो प्लेन में होता है ना, उसको अपन √2 से डिफाइन करते हैं ना,
A√2, वैसे ही इसका होता है A√3 बॉडी डायगोनल का। ठीक है, इसका भी एक आध क्वेश्चन होता है, एक मक्खी वाला, शायद तुम कर चुके हो, शायद तुम करोगे। So far we have considered a vector lying in xy plane. Same procedure can be used to resolve a general vector in 3 axes, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड। ठीक है, लौड़ा लौड़ा लौड़ा। एक झापड़ मारने की इच्छा हो रही है इनको, जब सब बता दिया तब भी बकवास करे जा रहे हैं। ए कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, आर जो है एक्स है, वाई जे और जेड के। ये तो आना ही था। कितना टाइम पास करेंगे, पन्ने ही पन्ने बर्बाद कर रखे हैं। ठीक है, ऑल दो ग्राफिकल मेथड of adding vectors helping us in visualizing the vectors and the resultant vector, it is sometimes tedious। अरे TDS नहीं TDS, तो कितने हरामी बच्चे हो यार। ठीक है, and has limited accuracy। It is much easier to add vectors by combining their respective components, considering two vectors a and b in x and y plane with components ax ay bx by। ठीक है, अब ये ए एक्स ए वाई जो है वो ए के वेक्टर हैं और वो बी के ऐसे बी आई बी वाई होंगे, बी आई और बी जे होंगे। उन दोनों को ऐड करने का तरीका सिखाएंगे तुमको। ठीक है, ये ऐड करने का तरीका होता है। ठीक है, ये वही है एडिशन जो तुम सीख के आए हो ना बचपन में। हाँ वही है ये। ठीक है, तो अब भाई ऐसा है, सिंस वेक्टर्स ओबे द कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ, जो कि अपने आगे देख ही लिया है, तो अब इससे क्या मिला अपने को कि ये नॉर्मल एडिशन करेंगे, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं तो जो आर है वो ए एक्स बी एक्स है और जो आर वाई है वो ए वाई बी वाई है। दस द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होगा वो इन दोनों का सम होगा, आर एक्स आर वाई का। ठीक है, तो आर एक्स आर वाई और आर जेड अपन ने इससे निकाल लिए। कितनी बकचोदी पेल रखी है, हाँ ज़बरदस्ती की बकचोदी पेल रखी है। ठीक है भाई, दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू एडिशन and subtraction of any number of vectors. For example, if vectors a b and c are given as a ax I cap a y j cap a z k cap, similarly b similarly c, then vector t is equal to a b minus c। ठीक है, तो अब इसमें तीनों का माइनस 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 कर देंगे। ठीक है, इन वेक्टर्स को ऐसे लिखते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, एग्जाम्पल तो छोड़ो तुम खुद करना। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, तुम खुद करना। अब आ जाते हैं इस चैप्टर की शुरुआत बंडर सिमेंटिक परफेक्ट शुरुआत, उस वाली शुरुआत पे आते हैं अपन, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, अभी तक अपन ने गणित सीखी है, अब अपन फिजिक्स सीखेंगे। गणित मीन्स मैथमेटिक्स एंड गणित रिफर्स टू मैथ्स बेसिकली, ये समझ लो तुम। अब तुम में से कुछ गंवारों को गणित मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं, तुम ये तो दिखाना चाह रहे हो ना कि गणित, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस हिंदी शिट, आई ओनली नो इंग्लिश। बेटी चोद हो तुम, समझ गए, बेटी चोद। ठीक है, अब इन दिस सेक्शन वी शैल सी हाउ टू डिस्क्राइब मोशन इन 2 डायमेंशंस यूजिंग वेक्टर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब तुम सोच रहे होगे कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। अंतर ऐसा है कि आज तक मैं भी सोच रहा हूँ कैसा है, इन्होंने क्या कर रखा है, उसके नाम बदल के ऐसे लिख रखा है। बाकी जो तुम्हारा निकल के आंसर आएगा ना, वो तुमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही निकालना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ अ पार्टिकल पी लोकेटेड इन प्लेन विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन एक्स वाई, रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं इसको, जो कि अपन रेफर कर रहे हैं उधर जो है। ठीक है, अपनी रेफरेंस फ्रेम है अर्थ। ठीक है, इस गिवन बाय आर एक्स है वाई जे, कितनी बार बताएंगे, एक्स और वाई जो है कंपोनेंट हैं, आर उनका जो है वेक्टर है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये डायग्राम दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर आर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है डेल आर, क्योंकि डिफरेंस है उसका आर का, और एवरेज वेलोसिटी वी ऑफ अ पार्टिकल। अब ये नीचे दे रखे हैं तुमको 4 डायग्राम। ठीक है भाई, अब ये बता रहा है कि सपोज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व शोन बाय थिक लाइन and is at p at a time t and p dash at time t dash, then the displacement is del r is equal to r dash minus r
and is directed from P to P dash. We can write equation 4.25 in a component from del r is equal to x dash I cap and plus y dash j cap minus x I cap plus y j cap. ठीक है, आई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स डेल वाई इज इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई। अब ये सब बकचोदी हो गई। अब अपन आते हैं सीधी भाषा पे। भैया अब आ रहे हैं वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ऊपर तो तुमको वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन ही चल रहा था तुम्हारा। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी वेक्टर से। ऊपर एरो बना दो वी के ऊपर, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये है एवरेज वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम, जो कि तुमको आता है निकालना बहुत अच्छे से। इन्होंने खाली डेल ट्राइंगल से डरना मत, वो केवल सब्ट्रैक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, तो एवरेज रिप्रेजेंट करने के बाद वेलोसिटी जो है अब इन्होंने बता रखा है सेम जो डेल आर है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस जो होगी ना वो एकदम गिवन बाय लिमिटिंग वैल्यू, जो कि एकदम डी टी होती है ना, एकदम स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल वैल्यू वो। तो ये जो होता है टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो पॉइंट्स में होगा। तो मीनिंग ऑफ लिमिटिंग प्रोसेस कैन बी ईजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फिगर 4.13। ये 4 फिगर दे रखे हैं कि एकदम एडजॉइन ही कर गया है, एकदम पास 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 आ गए। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को क्या करना होगा, अब अपने को यूज़ करने होंगे डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। जो एक्सेलरेशन का डिफ्रेंसिएशन होता है ना वो होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो होता है वो होता है अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और सिमिलर जस्ट उल्टा करना हो तो इंटीग्रेशन। अब इतना तो तुमको पता हो गई। अगर 12वीं के हो तब तो तुमको लग रहा होगा ए क्या मजाक कर रहा है अपना भाई। ठीक है, और अगर 11वीं के हो तो थोड़ी सी चीज़ें नई लग रही होगी, पर तुमको अभी तक ना ये कोचिंग में पढ़ लेना चाहिए, या फिर तुम्हारे स्कूल वाले तुमको इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन पढ़ा ही चुके होंगे मैथमेटिकल टूल्स में। ठीक है, नहीं तो भाई तुम्हारे सब कुछ सर के ऊपर जाने वाला है, ये तो तुमको पढ़ने ही होंगे भाई। अब है मीनिंग ऑफ लिमिटिंग प्रोसेस। ये अपन ने डेल टी 3 बता रखे हैं, डेल आर 3 बता रखे हैं, और ऑब्जेक्ट T1। तो इन्होंने है ना एनसीईआरटी में बातें घुमा फिरा के इतनी लिखी है, कोई नूब आके पढ़ ले तो कोई क्या बता दे। तुम मेरे को ये बताओ, कोई अगर तुम समझो कि तुमको कुछ नहीं आता, तुमको क्या समझ में आएगा। इनफैक्ट टीचर्स भी कुछ नहीं समझा सकते ऐसे। गलत बात है यार, ऐसे नहीं छापनी चाहिए किताबें, कोई सेंस नहीं है। फिर तुम किताबें बेच रहे हो, फिर ऊपर से बच्चे को रिफ्रेशर या फिर रेफरेंस बुक खरीदनी पड़ेगी, तो मतलब क्या हुआ फिर। ठीक है भाई, डेल T3 अब ये रिस्पेक्टिवली जो वेलोसिटी वेक्टर है अपना ABC, T1 बड़ा है, T2 बड़ा है, T3 बड़ा है, अपन ने आगे फिगर में देख ही लिया था। इससे क्या निकल के आया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल, यानी ये सर्कल के ऊपर ये जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं टेंजेंट टू द पाथ एट द पॉइंट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अब वी कैन एक्सप्रेस v इन अ कंपोनेंट फ्रॉम v इज इक्वल टू डी आर बटे डी टी। ये डिफ्रेंसिएशन का चल रहा है इनका। अब ये लिमिटिंग वैल्यू भाई, ये अब ना तुम पढ़ोगे ये सब ना 12वीं में, छोड़ दो इसको। तुम जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करो, डेरिवेशन मत देखो। v जो है dx बाई डी टी है, x क्या है, x जो है अपना है डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, और इसमें है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ठीक है, इस चीज़ को अपन प्यार से डिफ्रेंसिएशन यहाँ मैं इसको बताना चाहूँगा तुमको। ठीक है, तो सो इफ़ द एक्सप्रेशन फॉर द कोऑर्डिनेट्स x एंड y आर नोन एज द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में अपन उनको जानते हैं, तो वी कैन यूज़ दीज इक्वेशन टू फाइंड v इन x डायरेक्शन, v इन y डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड जो होगा इनका वो होगा रूट v x डायरेक्शन के स्क्वायर प्लस v y डायरेक्शन के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और ये एंगल थीटा अपने को मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बटे वी एक्स, या फिर tan इनवर्स थीटा में तुम कर सकते हो इसको। मोस्ट प्रोबेबली जैसे एनसीईआरटी वगैरह ऐसी बुक्स है ना, इनमें tan इनवर्स के बाद ऐसी अजीबोगरीब वैल्यू आएगी 44.2 डिग्री, 43.8 डिग्री, किसी का बाप नहीं निकाल सकता है। बस गधों जैसे वैल्यू उठा के देनी है, बच्चे तो मरे जाके। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम की बात करो तो वहाँ तुमको सीधी वैल्यू दे देंगे, चिंता मत करो। जैसे तो वहाँ तुमको ढंग की वैल्यूज़ दे ही देंगे। ठीक है, तो उसकी चिंता करना मत भाई। अब आ गए हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है v माइनस यू बटे टी, अगर सीधी भाषा में बताऊँ तो मैं। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इस ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
अब एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इन तीनों में इंटरचेंजिंग का गेम खेलना है तुमको बहुत सारा। इस चैप्टर में तो इसका बहुत ही ज़्यादा खेलना है, स्पेशली नीट वालों को तो ओ हो। ठीक है, अब ये जो नीचे तुम देख रहे हो d²x/dt का स्क्वायर, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करके ये बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन से कैसे अपन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एक्सेलरेशन का बता रखा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डी इसमें dt आ जाएगा अपने को, मतलब एकदम छोटी सी स्मॉल वैल्यू उसके लिए। ठीक है, ये आ गया dv/dt। As in case of velocity, we understand graphically the limiting process used in defining acceleration. ठीक है, on a graph showing the path of the object's motion. इधर भी पेज नंबर 75 पे ये ग्राफ दिए हुए हैं चारों, अभी देखते हैं। तो 4.15 ए से लेकर डी तक, हाँ चार ये हो गए। तो टाइम टी पे P1, P2, P3 पोजीशंस हैं, और डेल T2, डेल T3 ये टाइम है, जिसमें डेल T1 सबसे बड़ा है और डेल T3 सबसे छोटा है। तो P1, P2, P3 शोन इन फिगर dt बाय डेफिनेशन डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज द सेम एज दैट ऑफ डेल V। ठीक है, वी सी दैट एज डेल T डिक्रीजेज द डायरेक्शन ऑफ डेल V चेंजेस। ठीक है, एंड भाई ग्राफ के अंदर के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तुम बोलो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बदल रही है, पागल बच्चे। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन चेंजेस फाइनली लिमिटिंग डेल टी गिव्स 0। ठीक है, ये चार ग्राफ दिखा रहे हैं भाई, ये है P, ये P1, P2, P3। ठीक है, अब ये P से P1, P से P2, P से P3, और ये P का V वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन फॉर 3 टाइम इंटरवल्स T1, T2, T3 डेल, और डेल T गिव्स 0, द एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स द एक्सेलरेशन। भाई अब अपन ये ग्राफ तो कर लिए ग्राफ, अब आ जाते हैं 4.15 D की बात पे। द एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड हैज़ डायरेक्शन शोन। ठीक है, नोट दैट in one dimension the velocity and the acceleration of an object are always doing the same straight line. ठीक है, either in same direction or in opposite direction. However, for motion in 2 और 3 dimension जो कि अभी अपन पढ़ रहे हैं, velocity and acceleration में have any angle between 0 डिग्री से 180 डिग्री, जो कि अपना ग्राफ के प्लेन में होता है। ठीक है, between them एक घटिया इलस्ट्रेशन जो कि तुम खुद करोगे, इजी सा है। अब मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है? ये वही एक्सेलरेशन है जो तुम अभी पढ़ के आए हो क्लास 9th 10th में। ठीक है, वो v माइनस यू इज अपॉन टी इज इक्वल टू ए। ये v नॉट जो है, v नॉट इसमें ये इनिशियल वेलोसिटी दर्शा रहे हैं, जिसको तुम प्यार से u बोलते हो। v माइनस यू बटे टी भी लिख सकते हो, वो भी एक ही बात है। ठीक है, अब 3 लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। एन ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन एक्सेलरेशन ए, ये लौड़ा लसन। ठीक है, अब v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, दैट गिव्स v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये x और y एक्सेस में दोनों में अलग चलेगा, तो उसकी बात कर रखिए। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं इसको प्यार से। लेट अस नाउ फाइंड हाउ द पोजिशन आर चेंजेस। ठीक है, अब दूसरा लॉ लेके आएंगे, वो भी दोनों डायरेक्शन में चलेगा। एक्चुअली वो तीनों में चल सकता है, अभी अपन प्लेन की बात कर रहे हैं इसलिए 2 डायरेक्शन बता रखे हैं इस किताब में, तो अभी 2 पढ़ लो। ठीक है, सेम वही डेफिनेशन, वही अपनी डेरिवेशन है और वही इक्वेशन है। ठीक है, v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो अपना बेसिकली तुम क्या कर दो, ये आर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता रखा है, तो तुम v नॉट को तो u से रिप्लेस कर दोगे और u को भी यू एक्स और यू वाई, 2 अलग अलग एक्सेस में दोनों अलग अलग इक्वेशन बना के करोगे। ठीक है, अब डी आर बटे डी टी ईजिली वेरीफाइड ऑल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू आर नॉट कैन बी रिटन इन द कंपोनेंट। ये अपनी इक्वेशन बना के दे दी। x जो है एक डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, y जो है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ठीक है, अब भाई वन इमीडिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन 3.34b, यानी ये
इज़ दैट द मोशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये एक्स और वाई डायरेक्शन का जो मोशन है ना, जैसे ये जा रहा है बीच में, तो इसको अलग इसका अलग मोशन इंडिपेंडेंट अपन काउंट करेंगे, ठीक है। दैट इज मोशन इन अ प्लेन टू डायमेंशनल, दो डायमेंशन कैन बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशंस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है भाई, अब जैसे ये जा रहा है तो अपन इसको, ऐसा नहीं है कि टू डायमेंशन में तो अपन बात कर रहे हैं, लेकिन अपन इसको लेंगे दो सिंगल डायमेंशन में। ये एक डायमेंशन, ये एक डायमेंशन, जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इसकी दो इक्वेशन बना के इसकी मर्ज करके एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एंड इज़ यूजफुल इन एनालाइजिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के मोशन में काम आता है, चाहे प्लानिटरी हो, चाहे प्रोजेक्टाइल बॉल फेंकने का हो या पत्थर फेंकने का हो, कुछ भी, एनी मोशन, ठीक है। अब एक घटिया एग्जांपल, एक और यहाँ घटिया एग्जांपल, ठीक है। तो इसके बीच में उन्होंने क्या बता रखा है, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रखी है भाई। रिलेटिव वेलोसिटी VAVB, अभी रिलेटिव वेलोसिटी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक अलग बिल्कुल टोटली डिफरेंट चैप्टर है, ठीक है भाई। इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि तुमको दो चीज़ें अगर भाग रही है उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो तुमको एक को तो ज़ीरो पे मानना है कि उसका ना कोई एक्सेलरेशन है ना कोई वेलोसिटी है, और दूसरी के उसके रिस्पेक्ट में जितनी भी है वो लगा के चलनी है, बस सिंपल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इंट्रोड्यूस्ड इन 3.7 पिछले चैप्टर में। Motion along a straight line can be easily extended to include motion in a plane or in three dimensions. Suppose the two objects A and B are moving with velocities VA and VB, each with respect to some common frame of reference, say ground. Then velocity of object A relative to that of B is VAB gives VA minus VB। बस ये तो सब तुमको आता है, और इसमें मॉड लगा दिया क्योंकि भाई ये नेगेटिव में नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी में रेन का एग्जांपल दे रखा होगा, ये इसको भी हटाओ भाई। अब तो नोट केयरफुली द डिफरेंस बिटवीन एग्जांपल ये एंड ये। बॉय एक्सपीरियंसेस द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सम ऑफ टू वेलोसिटी। जब ये तुम खुद पढ़ोगे तुम खुद समझोगे, ठीक है भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसकी तुम्हें इंतज़ार थी, जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, आ गया। अब भाई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं इन सब मोशन के। सबसे पहला टुकड़ा रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा टुकड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा रिलेटिव मोशन, चौथा सर्कुलर मोशन, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये चार टुकड़े हैं जो तुमको यहाँ ये दो चैप्टर में पढ़ा देंगे, मोशन इन अ प्लेन और स्ट्रेट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, ऐसे, ठीक है। और इनके क्वेश्चन भी चारों के बिल्कुल डिफरेंट हैं, फॉर्मूलाज चारों के बिल्कुल डिफरेंट हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ, मतलब लिटरली तुमको बताऊं तो 3-4 फॉर्मूलाज से पूरा चैप्टर चल रहा है। 3 तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक रेंज का, एक मैक्सिमम हाइट का, और एक टाइम ऑफ फ्लाइट का, बस। और क्या है, और करने के लिए है क्या इस चैप्टर में, बताओ तुम, सोचो, कुछ है ही नहीं, ठीक है। एज एन एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज डेवलप्ड इन अ प्रीवियस सेक्शन वी कंसिडर द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल an object that is in flight after being thrown or projected is called a projectile। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो कि फ्लाइट में है, ऐसा पैराबोलिक पाथ में है या कोई भी पाथ में है, तो उस फेंके हुए ऑब्जेक्ट को, उस प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। इस शब्द तो तुमने 100 बार सुन लिया होगा अभी तक। सच अ प्रोजेक्टाइल माइट बी अ फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बेसबॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट। जब तीनों बॉल हैं तो बाकी सारी भी बॉल लिख देते, बेवकूफ़ साले। Motion of a projectile may be thought as the result of two separate simultaneous occurring components of motion। क्योंकि भाई वो ऐसे जाता है ये गोल पाथ में, तो अपन क्या करेंगे, एकदम एग्जैक्ट उसका कोई पॉइंट ढूंढेंगे, उधर से उसका टेंजेंशियल जो भी जा रहा होगा वो पकड़ेंगे, रिजल्टेंट बनाएंगे, रिजल्टेंट पकड़ेंगे उसका टेंजेंशियल, फिर दो उसके एक्सिस लेंगे, एक्स और वाई। एक्स में होगा साइन थीटा, वाई में कंपोनेंट में होगा कॉस थीटा, और ऐसे अपन दो सिंगल डायमेंशंस में इस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ईजीली बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। ये सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, मेरे को बताया बस, लेकिन एक बार बताना तो बनता था ना। अब साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, वन कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्टिकल डायमेंशन ही होगा हमेशा, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही खींचेगी ना भैया,
It was Galileo who stated this independency of horizontal and vertical components of projectile motion in his dialogue on the Great World Systems 1632, मतलब 1632। ठीक है, ये साल में इतना पहले इन भाई साहब ने टेलीस्कोप ढूंढ लिए थे यार। कितने जीनियस साइंटिस्ट हैं, इनको तो मानना पड़ेगा। उस ज़माने के साइंटिस्ट भैया, ये गैलीलियो न्यूटन, इनको तो यार मतलब सैल्यूट। ठीक है, अब गैलीलियो की तारीफ किसी और दिन करेंगे। इन आर डिस्कशन वी शैल अज्यूम दैट एयर रेजिस्टेंस हैज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। सपोज दैट द प्रोजेक्टाइल वॉज लॉन्च विथ वेलोसिटी v नॉट। अरे VKNOT है ये, नॉट नहीं है, तुम हराम खोर भी देते हो। u है ये, u इनिशियल वेलोसिटी। दैट मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विथ x एक्सिस। After the object has been projected, the acceleration acting on it that due to gravity which is directed vertically downwards। ठीक है, तो भाई ऐसा है, जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है अपन ने, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ग्रेविटी। एक्सेलरेशन भाई जी क्या है, जी अपनी ग्रेविटी -9.8, वो क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही तो होती है, वो बताना चाह रहे हैं, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है हमेशा, इसलिए A = -GJ लिखा है इन्होंने, क्योंकि ग्रेविटी नेगेटिव साइन के साथ ऐसे लिख दी इन्होंने। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कंपोनेंट्स इन्होंने क्या निकाले, वी एक्स का निकाला V0 cos थीटा। भाई ये V0 कर रहे हैं, ये एक्चुअली तुमको सही बताऊँ तो लिखा हुआ है UX = U cos थीटा और UY = U sin थीटा, ये लिखा हुआ है सीधी भाषा में। लेकिन सीधी भाषा तो लिखेंगे नहीं भाई, बच्चे सीधी भाषा लिख देंगे तो सारे बच्चे टॉप नहीं मार जाएंगे। हाँ यार, ये थोड़ी चाहते हैं ये लोग, हराम जादे साले। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बता रखा है कि ये प्रोजेक्टाइल, ये ऐसे ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है अपना। ठीक है, इसका क्या किया इन्होंने, दो कंपोनेंट ले लिए, साइन थीटा कॉस थीटा, और जो भी एंगल है उस हिसाब से ले लिए, यहाँ थीटा लगा दिया। जनरली फिजिक्स में तुमको जनरली एंगल मिलेगा 53, 37 बस, या फिर हद से हद किस्मत ही ख़राब हुई तो 45, 30, 60। वैसे तो ये भी बहुत अच्छी किस्मत है, पर मतलब अगर इन जनरल और किस्मत ही ख़राब हुई तो भैया फिर तो आ जाएंगे 22.5, और भी अजीब व गरीब एंगल होते हैं, 16, 72 ऐसे एंगल्स। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं, इफ़ वी टेक इनिशियल पोजिशन टू बी ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। अपन जो भी रेफरेंस फ्रेम लेंगे उसका जो इनिशियल पोजीशन है ना, वो हमेशा 0,0 पे ही लेंगे अपन, हमेशा। मैं भी यही करता हूँ। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा। वैसे क्वेश्चन में एक अलग तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें रेफरेंस फ्रेम में अपना जो ओरिजिन होता है वो भी 0,0 पर नहीं देंगे, ये ग्राफ वगैरह में। ठीक है, तो भाई ऐसा है, ये 0 x0 y0। अब इन्होंने ये इक्वेशन बनाई, वही अपनी इक्वेशन है सेम, y = U sin थीटा t -12 GT²। ठीक है, वही अपनी सेम इक्वेशन है बस, और एक्स और वाई कंपोनेंट में अलग अलग बता रहे हैं साइन और कॉस लगा के। ठीक है, इनिशियल स्पीड v0 यानी u, प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट यानी थीटा। ठीक है, चॉइस ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल एनालिसिस कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, और वाई कंपोनेंट चेंज होता रहेगा, क्योंकि भाई ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे 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 नीचे। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। ठीक है, लाइक एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन। फ्री फॉल मतलब उस ऊपर से ऐसे ही छोड़ दिया, फोकट का मतलब बस ऐसे कोई पकड़ी चीज़, कोई चीज़ पकड़ी और बस ये छोड़ दी, इस चीज़ को बोलते हैं फ्री फॉल। अब फ्री फॉल ग्रेविटी का खेल होता है सारा, क्योंकि ग्रेविटी ही नीचे खींचती है, उसमें अपन एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब निगलेक्ट करते हैं। अच्छा, तुम रेक्टिलिनियर पढ़ के आए ना, अरे तुम्हारे लिए तो सब हलवा है। This is shown graphically, और tan inverse v by tan theta = vy/vx = 0। ठीक है, मतलब कि tan भी 0 है। इनिशियल की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब इसकी इक्वेशन बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस कैन बी सीन बाय एलिमिनेटिंग। पैराबोलिक शेप होता है, मैं बता देता हूँ तुमको। ठीक है भाई, ये पैराबोला है, उसके अलग अलग पार्ट्स पे इन्होंने एंगल ले रखे हैं उसके, और जिस भी पार्ट पे अपने को चाहिए उस पे अपने को निकाल लेने चाहिए ऊपर नीचे 2 डायरेक्शनल वेक्टर।
ठीक है, ये होती है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये पैराबोला की भी इक्वेशन है बेसिकली, tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी बटे यू कॉस थीटा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इजी सी इक्वेशन है, बिल्कुल इजी नहीं है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, रटनी है और कोई चारा नहीं, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं और सॉल्व भी हो जाते हैं। नाउ सिंस जी थीटा नॉट एंड वी नॉट आर कॉन्स्टेंट्स, वी नॉट यानी यू है, हर जगह मेरा बस चले ना वी नॉट काट के यू लिखो किताब में, कितने हराम जादे हैं, कंफ्यूज करने की भी हद है। ठीक है, अभी इट इज़ इन द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है मेरे को पता नहीं क्यों दिख रही है, तुम्हारा पता नहीं। ठीक है, इन विच ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ पैराबोला। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की भाई, अब सीधी सीधी मैं चीज़ बता देता हूँ, 3 चीज़ें होती है इसमें। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट यानी h, इसको मैं कैपिटल H से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको मैं R कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता हूँ, और टाइम ऑफ फ्लाइट इसको मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट करता हूँ। जो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है, इसका फॉर्मूला ये हमेशा आएगी यहाँ टॉप पे, ये मैक्सिमम हाइट, ये हमेशा जब भी आएगी ना तो इसका एंगल हमेशा 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 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, 2 इंटू वी, हाँ अब इसकी सीधी सी इक्वेशन में तुमको, अगर इनके वी नॉट वी ने में घुसो मत, इसकी इक्वेशन है 2u साइन थीटा बटे जी। ठीक है, ये मैंने तुम्हारे लिए पहले ही लिख के रख दी थी, 2u साइन थीटा बटे जी। मेरे को पता है तुम सब पढ़ के आए हो, याद भी होगी तुम में से काफ़ियों को, पर ईजी सी इक्वेशन है, बस रट डालो इसको, 2u साइन थीटा बटे डी जी। मेरे साथ 10 बार बोल लो, 2u साइन थीटा बटे जी, 2u साइन थीटा बटे जी। और रटना है तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करते रहो 10 सेकेंड्स बैक, समझ गए ना, टाइम फोड़ रहे हो बैठ के। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। अब ये साइन 2 थीटा क्या है, आधे बच्चे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से, अब हर बार ये नहीं चलेगा, तो इसका दूसरा तरीका है यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बटे 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, उनके कन्वर्जन्स हैं, ये तुमको भाई पता होने चाहिए। अभी वैसे ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ ली है तो पता होंगे, नहीं तो बहुत बढ़िया। अब ये रेंज हमेशा मैक्सिमम होती है जब एंगल हो 45 डिग्री। ठीक है, समझ गए, मैं तुमको पहले भी बता दिया था, रेंज तब 45 डिग्री में होगी यू स्क्वायर बटे जी, बस और कुछ भी नहीं। ये पता है अपन कब पढ़ते हैं, बताओ बताओ बताओ, अब तुम खुद कमेंट करोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, बेकार से हटाओ, एक और एग्जाम्पल है, बेकार से हटाओ, और एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल चल रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले बता दिया था क्या, 2u साइन थीटा बटे जी, हाइट, रेंज बता दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, कुछ मिस कर रहे हैं क्या अपन, एच मिस कर रहे हैं भाई, एच का है भाई, एच का अगर कहीं दिख ना रहा हो तो मैं बता देता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये रहा ऊपर देखा हुआ है भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u साइन थीटा बटे जी, और रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। अब आ जाते हैं अपन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर, भाई नीला डब्बा खुद पढ़ना, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस का, मैं बता रहा था ना तुमको, एयर रेजिस्टेंस अपन निगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो अपन वैक्यूम में मानते हैं सब चीज़ों को। अब आते हैं यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो कि यूनिफॉर्मली चलता है, ऐसा नहीं कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, ऐसा हो रहा है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड पे जब भी वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, इसमें बताने की ज़रूरत है कुछ। ठीक है, वर्ल्ड यूनिफॉर्म रिफर्स टू स्पीड विच इज़ यूनिफॉर्म, जो कि ये कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन में, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, रेडियस r, और रेडियस राज है, यूनिफॉर्म स्पीड भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, भाई इसमें डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज होता है। ठीक है ना, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगा, तुम खुद सोचो यहाँ सर्कल में घूम रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है हर पॉइंट पे, तो अपन उसका परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लेते हैं।
ठीक है। अभी ये कुछ वो तुम अपना एक चैप्टर होता है ना 19th में, कंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, वो नहीं दिख रही है प्यार से? साला मजाक बना रखा है, कोई बच्चा पहली बार पढ़े तो डर जाए बेचारा, पढ़े ही ना। कोई ज़रूरत नहीं है इनके चक्करों में घुसने की। ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है एक ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन में, तो ये डेल टी तो है, तो इनका टाइम इंटरवल, ठीक है ना, और उसमें ये सर्कुलर मोशन चल रहा है, इसकी टेंजेंशियली इन्होंने ये 90 डिग्री पे रेडियस से निकाल दी वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, बस इतना, और कुछ भी मत समझो, कुछ समझो ही मत, ठीक है। अब लेटर आर इन आर डैश, लोड़ा लसन लसन लोड़ा, इतनी बकवास लिखी हुई है, मैं क्या बताऊँ तुमको, बहुत परेशान हूँ मैं तो इन लोगों से। ठीक है भाई, तुमको जो याद करनी है ना इसमें से चीज़, वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो तुमको इसमें से चीज़ याद करनी है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। आर है रेडियस और वी है वेलोसिटी, ठीक है, ये सबसे पहली इक्वेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इसमें दो तरह की होती है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए सी से। ए सी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बटे आर, ठीक है, ए सी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बटे आर। ठीक, अब आ जाते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल। भाई ये जो है ना डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे रेडियस बन रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल इसको प्रपोज किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या क्या किया है? अ थरो एनालिसिस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1673। भाई ये 16 के टाइम कितने काम कर रहे थे? गैलीलियो, ये हाइगन्स सोलर क्राफ्ट सुने हैं ना भाई? हाइगन्स तो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे यार, ठीक है। और प्रोबेबली नोन टू न्यूटन ऑल्सो सम ईयर्स अर्लियर, सेंट्रीपिटल कम्स फ्रॉम अ ग्रीक टर्म। एक तो जितने भी शब्द हैं भाई, ग्रीक और लैटिन, ग्रीक और लैटिन, कितने भाई, कितने पढ़े लिखे लोग थे ग्रीक और लैटिन, सब कुछ बना के बैठे थे ये पहले ही। कितने पढ़े लिखे थे, सोचो तो सही एक बार, ठीक है। और आज अगर जीडीपी देखें तो इंडिया स्टैंड्स एट नियरली 2 to 3 ट्रिलियन एंड ग्रीस केवल 200 बिलियन, ठीक है ना। तो पास्ट छोड़ो, पास्ट इंडिया का भी काफ़ी अच्छा ही था, एंड ठीक है, ये हो गया। सिंस वी एंड आर आर कांस्टेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हाउएवर द डायरेक्शन चेंजेस, नॉन कांस्टेंट acceleration of uniform circular motion as the object moves from P to, भाई टाइम पास कर रहे हैं और नया फॉर्मूला याद कर लो, ओमेगा। ओमेगा होता है डेल थीटा बटे डेल टी, ठीक है, ओमेगा ही होता है ये। एक्चुअली इस ग्रीक लेटर ये जो है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड इन्होंने लिख रखा है, मैं एंगुलर वेलोसिटी बोलता हूँ। ये जो ओमेगा है ये डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू को ओमेगा बोलते हैं ग्रीक में, और आज तक ओमेगा ही बोल रहे हैं, इंडिया में भी, इंग्लैंड में भी, हर जगह, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बटे डेल टी, याद कर लो। वी इज इक्वल टू डेल एस बटे डेल टी, तुमको पता है। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो भाई रट लो, ये तो रट लो, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बटे आर तुमको पता है, और वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर, ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। ये इक्वेशन वेक्टर वाली दिमाग में बिठा लो यार, तुम नहीं तो बाद में कंफ्यूज होते रहोगे। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दो तरह से लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बटे आर, जिसके अपन ने पहले ही जिक्र किया था। दूसरा तरीका लिखने का आ गया ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटे आर, तो आर से आर कटा तो ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बटे टी, ठीक है ना। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि रेडियस से रेडियस तो नीचे कट जाएगा, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बटे आर। अब इन्हीं की चीज़ों में कन्वर्जन चलते रहेंगे तुम्हारे, बस इक्वेशंस ना याद कर लो तुम, ठीक है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू मेक 1 रिवॉल्यूशन, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टी रिवॉल्यूशन मेड इन हाफ 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम की इन्वर्स, वही सब बता रखा है। डिस्टेंस है 2 पाई आर, ये डिस्टेंस नहीं है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको प्यार से, एक तरह से डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो 2 पाई आर वी, वी हो गया ओमेगा, हो गया 2 पाई वी, वी हो गया 2 पाई आर वी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर। अब इतना भी तुमको याद रह जाए ना तो बहुत है,
ठीक है, इसका मतलब तुम समझे, यानी 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर। हाँ, एक और घटिया एग्जाम्पल, और ये चैप्टर अपने लिए हुआ समाप्त। समरी पढ़नी है अच्छे से, एग्ज़ाम में जाओ तो समरी तो पक्का पढ़ के जाना, पक्का पक्का, ठीक है। और जितने नीले डब्बे और इलस्ट्रेशन छुड़ाए हैं ना, तुम खुद करना यार, तुम्हारे लिए ही छोड़े हैं मैंने, ताकि तुम ढंग से कर सको। पीछे के आंसर्स भी करना मत भूलना। और एग्ज़ाम के लिए, स्कूल के एग्ज़ाम के लिए तो तुम रेडी हो, एंड जेई नीट के लिए भाई तुमको सुपर शॉट देखनी पड़ेगी, कोचिंग से अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोचिंग की मॉड्यूल लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब ये फिज़िक्स की किताब देख रहे हो, हालत देख रहे हो, हालत दिख रही है तुमको, ये साले करीब। ठीक है, तो बंद करते हैं।